अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स ISF और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा। इसे ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडहर अवस्था में ही रहने दिया जाएगा। इसे रेड जोन नाम दिया गया है। लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। ये दावा द गार्डियन की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट को अमेरिकी सेना के खुफिया दस्तावेजों और अधिकारियों के निजी बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इजराइल में एक महिला ने अपने पार्टनर की मौत के 1.5 साल बाद उसके बच्चे को जन्म दिया। इसके लिए उसने पोस्टमार्टम स्पर्म रिट्रीवल PSR तकनीक की मदद ली है। 35 साल की डॉक्टर हदास लेवी ने 11 जून 2025 को एक बेटे को जन्म दिया। उनके पार्टनर और बच्चे के पिता कैप्टन नेतनेल सिल्बर की 18 दिसंबर 2023 को गाजा में मौत हो गई थी। PSR में मौत के बाद स्पर्म निकाला जाता है। PSR में मौत के बाद पुरुष के शरीर से स्पर्म निकाले जाते हैं। यह तकनीक खास तौर से तब इस्तेमाल होती है जब मृत व्यक्ति की पत्नी या पार्टनर भविष्य में बच्चा चाहती है, लेकिन मृतक ने जीवन काल में स्पर्म बैंक में जमा नहीं किया था। ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी RT का हिस्सा है और IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के साथ इस्तेमाल की जाती है। कैसे होती है प्रोसेस? डॉक्टर टेस्टिकल से सुई के जरिए लिक्विड निकालते हैं जिसमें स्पर्म मौजूद होते हैं। अगर कुछ स्पर्म जीवित हों तो उन्हें फ्रीज कर लिया जाता है। स्पर्म फ्रीज थॉ करने के बाद लगभग 39% क्षमता कम हो जाती है, लेकिन सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इजराइल में तेजी से बढ़ी PSR की मांग। मेक्सिको में शनिवार को हजारों जेनजेड बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा में मिल रही छूट, सार्वजनिक हत्या और सुरक्षा की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। ये गुस्सा एक मेयर की सार्वजनिक हत्या के बाद और भड़क गया। मेक्सिको के पश्चिमी राज्य मिचोआकेन में 1 नवंबर को उरुअप्पन के मेयर कार्लोस मंजो की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुस्साए जेनजेड ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़े, पटाखों, लाठियों और जंजीरों से हमला किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। राजधानी के सुरक्षा सचिव पाब्लो वॉजक्वेज ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि प्रदर्शन में 120 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 100 पुलिस अधिकारी हैं। वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच समझौता। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियां अटैक सबमरीन बनाने की इजाजत दे दी है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को जारी किए गए एक लेटर में बताया कि अमेरिका इन पनडुब्बियों के लिए फ्यूल देने के साथ तकनीकी सहयोग भी करेगा। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अदालत के फैसले से पहले देश में हिंसा बढ़ गई है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने विरोध में पूरे देश में लॉकडाउन की मांग की है। इसके जवाब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और बांग्लादेश जमाते इस्लामी के कार्यकर्ता गुरुवार को ढाका के कई इलाकों में सड़कों पर उतर आए और कुछ जगहों पर जुलूस भी निकाले। हिंसा के आंकड़े। अल जजीरा के मुताबिक बुधवार को 32 बम फटे और दर्जनों बसों को आग लगाई गई। गुरुवार रात ढाका एयरपोर्ट के पास भी 2 और बम फटे, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सुरक्षा और व्यवस्था। राजधानी ढाका और बड़े शहरों में स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। राजधानी में 400 पैरामिलिट्री सैनिक तैनात किए गए। अदालत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में फैसला सुनाएगी। हसीना पर 2024 में छात्र आंदोलन में हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। रूस में Su-30 फाइटर जेट क्रैश। रूसी के करेला क्षेत्र में गुरुवार शाम एक Su-30 लड़ाकू विमान ट्रेनिंग उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। स्थानीय समयानुसार शाम करीब 7 बजे विमान एक खाली इलाके में गिरा। हताहत और नुकसान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि दुर्घटना में विमान के दोनों पायलटों की मौत हो गई। हादसे के वक्त विमान में कोई हथियार या गोला बारूद नहीं था। दुर्घटना की वजह। अब तक हादसे की वजह साफ नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी या पायलट की गलती, दोनों संभावनाओं की जांच की जा रही है। रूसी अधिकारियों ने क्रैश साइट से डेटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग गठित किया है। Su-30 विमान। Su-30 रूस का डबल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसका इस्तेमाल हवाई और जमीनी दोनों ऑपरेशनों में किया जाता है। इसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भी बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। पिछले हादसे। इसी साल जुलाई में भी एक Su-34 ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।
यूक्रेन के दावों के मुताबिक फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस 428 सैन्य विमान खो चुका है। इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं हो सकी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इनमें से करीब 15 हादसे Su-30 SM विमानों के हो सकते हैं।